ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ रहे थे? कमर्शियल यूनिट्स। कमर्शियल यूनिट्स का मीन्स होता है कि वो यूनिट जो आप, जिसका बाजार आपसे जैसे लाइक कोई पे करता है, जैसे आपकी जो डे टू डे लाइफ में यूनिट्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो आप उसका कुछ पे करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलती। तो जो आपको प्रोवाइडर है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, वो आपसे पैसा लेती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पैसा आप देते हो, तो वो क्या करती है, किस यूनिट पे, वो वॉट पे पैसा लेती है, वॉट आर पे पैसा लेती है, एम्पियर पे पैसा लेती है, किस बेसिस पे पैसा लेती है, उसकी अपन आज बात करेंगे, कमर्शियल यूनिट। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, अपने घर में क्या आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहे हैं? एक तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करने तो अपन को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो एक सीधी सी बात आएगी, जिस घर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जाएगी उसको ज्यादा बिल पे करना पड़ेगा, और जिसने थोड़ी कम की है उसको कम करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अपन को समझ में आया, अपन को पेमेंट किस चीज का करना है? एनर्जी का। हम सब जानते हैं एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल में पावर क्या होता है आपका? वाट होता है। और टाइम की मैं बात करूं तो यूजुअली अपनी जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड्स होती है। तो एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है? वॉट सेकंड। ठीक है, W मीन्स वॉट। लेकिन ये जो यूनिट है वो कमर्शियल यूनिट नहीं है ना? जो आपसे जो प्रोवाइडर कमर्शियल यूनिट की अपन बात कर रहे थे। कमर्शियल यूनिट मैंने कल भी आपको बताया था कि वो यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जैसे अपने घर के अंदर, अभी मैंने इन बच्चों को बताया कि जो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका अपन को कुछ ना कुछ बिल देना पड़ता है। तो बिल देने के पैसे लगते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही तो आप कंपनी को पैसे देते हो, रोज बिल आता है हर महीने। तो उसी तरह कि जिस बेसिस पे आपका जो बिल आता है उसे अपन क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल मीन्स जिससे कुछ मनी, इनकम का सोर्स होता है। भाई उन कंपनी, भाई वो कंपनी वाले भी कुछ इनकम कमाते हैं, अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। एक तरीके से जो आपके इंडस्ट्रीज में, बाजार में जो यूनिट चलेगी उसे अपन क्या बोलेंगे? कमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो अपन किस चीज का कंजप्शन करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अपन कंज्यूम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन पैसा देते हैं। भाई कि आप बोलते हो ना कि अपने घर में, मेरे घर में ना 100 वाट की बिजली का कंजप्शन हो, बोलते हैं ना, अरे इतनी यूनिट कंजप्शन हुई, उसी के अकाउंट बिल देते हो आप। तो वो यूनिट कैसे निकलती, क्या बिल होता है, वो अभी आज अपन सीख लेंगे। आप भी सीख जाओगे कि इस रूम में कितना का एक दिन का खर्चा है, ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि अपन को इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किस हिसाब से करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। ओके, तो अब अपन बात कर रहे थे पावर की, जो अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर इसकी यूनिट होती है वॉट, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, तो लेकिन जो ये यूनिट है वो क्या है? एक प्रकार की आपकी ऐसा यूनिट है। लेकिन जब बात आती है कमर्शियल यूनिट की, तब ये यूनिट काम नहीं आती है। तो कौन सी यूनिट जो है, जो आप जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनीज हैं, वो कौन सी यूनिट पे काम करती है, कौन से यूनिट से आपसे कितने का पैसा लेती है, उसकी अपन स्टडी करते हैं। तो वो होगी तो ऑब्वियसली एनर्जी ही, लेकिन जो वो अपना जो कमर्शियल यूनिट है वो है उनकी किलो वॉट आवर। ठीक है, क्या है? किलो वॉट आवर। ये है आपकी कमर्शियल यूनिट। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो आपसे पैसा वॉट सेकंड का नहीं, किस बेसिस पे लेती है? वॉट किलो वॉट आर, मतलब आर मतलब घंटे, और कितना वॉट? एक किलो का मतलब होता है 1 के मतलब किलो मतलब 1000, 10 की पावर 3। ठीक है, तो इसको बेसिस रखा। इसको बेसिस क्यों रखा? अभी एक बात ये भी आ सकती है, इसको बेसिस इसलिए रखा क्योंकि वॉट सेकंड बहुत छोटी यूनिट है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे मान लीजिए
एक जो किलोवाट आवर है काफी बड़ी यूनिट है, तो क्या होगा अगर छोटी छोटी यूनिट लगेंगे तो बहुत सारा, जैसे मान लीजिए अभी आपके घर में यूनिट लाइक होती है कि 100 यूनिट आती है, अगर ये इतनी यूनिट होती ना तो आप 100 को, जो अभी की 100 है ना वो किसके, मतलब यहाँ पे देख लिए यहाँ वॉट है या किलो है, मतलब 1000 गुना ये कम है। और यहाँ पे टाइम का भी नहीं है, सेकंड आ गई तो वो 3600 मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, तो अभी मैं बताऊंगा कितना होगा। तो एक बात समझ में आई आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आपकी कमर्शियल यूनिट है वो क्या यूज होती है, किलोवाट आवर, ठीक है। तो अब अगर आपको बिजली की यूनिट निकालनी होगी तो वो किस बेसिस पे निकलेगी, किलोवाट आवर। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, फिर इसमें क्रॉस करें, फिर ये लिखिए। हो गया? अगर अब देखिए ये जो 1 किलोवाट आवर है, इसको मैं अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूं, ऐसा यूनिट से जो वॉट सेकंड की यूनिट है, मतलब ये क्या एनर्जी है, इसको आप क्या लिखते हो, 1 जूल, मतलब एक तरीके से जूल है। तो अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करना है, मेरा अल्टीमेट एम क्या है, जूल में कन्वर्ट करना, तो इस 1 किलोवाट, तो वाट रहेगा, 1 किलो का जगह क्या लिखा मैंने, 1000, आर के जगह आर क्या होता है 60 मिनट इंटू सेकेंड, तो 60 इंटू 60, तो ये टोटल किसमें आ गया, सेकंड में, ठीक है। तो ये क्या होगा 10 की पावर वॉट, और ये 3600 वॉट सेकंड हो गया, 36 इंटू 10 की पावर 5 वॉट सेकंड, और इसको मैं क्या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकंड लिख सकता हूं। तो और ये ही क्या होगा 10 की पावर 6 जूल। समझ में आई? तो 1 किलोवाट आवर में अगर आपसे कोई पूछ ले हाउ मैनी जूल्स आर देयर, तो निकाल सकते हो। क्या आप 1 का निकाल सकते हो तो आप 2 का भी निकाल सकते हो, 3 का भी निकाल सकते हो, जितना मर्जी उसका निकाल सकते हो। बस आपको याद क्या रखना है, जूल की जो यूनिट होती है वो आपकी वॉट सेकंड होती है। तो आप जब भी कोई चीज होगी, जैसे भाई वो आर में हो, चाहे अगर यहाँ पे मिनट में हो तो भी निकाल सकते हो, और चाहे वो वॉट हो, चाहे किलोवाट हो, चाहे कुछ भी कितना भी वॉट हो, तो उसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपन घर की बिजली की यूनिट कैसे निकालें, है ना। जो अपने घर में बिजली की यूनिट निकलती है वो कैसे निकालते हैं, तो आप वो एक नई चीज सीखोगे एकदम। अब देखिए अपन इस रूम का कंजप्शन निकालें। ये जो ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट आपकी 36 वाट की एलईडी ट्यूबलाइट है, और ये जो बल्ब है ये भी एक तरीका बल्ब, ये है आपका 50 वाट का, ठीक है। अच्छा वो काम करने वाले हैं, है ना। तो कितना हो गया टोटल, कितना हो गया मेरे को बताओ, वाट कितना हो गया 86 वाट। मतलब मेरा जो ये रूम है इसमें कितने वाट का कंजप्शन हो रहा है, कितने पावर का कंजप्शन हो रहा है, 86 का वाट हो रहा है। ये जो अपना सेंटर है, ये मैं कितना, एक दिन में कितना घंटे चल रहा है, 2 आवर, एक दिन में 2 आवर चल रहा है। और अगर मैं एक बार 1 महीने का बिल निकाल लूं फॉर 30 डेज, अगर 30 दिन का निकाल सकते हो तो आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर, 2 साल सबका निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैंने कहा कि आप मेरे को 30 दिन मतलब 1 महीने की यूनिट कितना
खर्चा आएगा वो निकाल के बता दो। और अगर मैं कहूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो कंपनी है अपने जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो अपन को 1 यूनिट से मेरा पैसा ले रही है 8 रुपए, कितना पर यूनिट, कितना पर यूनिट, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पर 1 किलोवाट आवर, क्योंकि 1 यूनिट किसके बराबर है, यूनिट किलोवाट। हाँ, अभी वही चीज समझा, वो चीज मैंने समझाई भी, अभी यहां पे भी आप समझोगे कि जो आपके घर में जो 1 यूनिट आप बोलते हो ना कि 1 यूनिट का कंजप्शन हुआ वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर। वही तो मैंने लिखवाया था आपको, कमर्शियल यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट। ठीक है, तो समझ में आई। क्वेश्चन क्या है कि आपको 30 दिन जो महीने का जो बिजली का खर्च है वो निकालना है। ठीक है, अब आपके घर में टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, यहाँ पे इस रूम में कितनी हो रही है, 86 वॉट। मेरे को सबसे पहले क्या निकालनी होती है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है आपके 86 वॉट और टाइम कितना है 2 आवर। ठीक है, ये कितना है, पावर तो ऑलरेडी दी हुई है, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर। अपन मैंने बात करी जो भी यूनिट निकलती है एनर्जी निकाली जाती है, और एनर्जी की यूनिट होती है हमेशा वॉट आवर, वॉट सेकंड या जूल, एक तरीके से, है ना। तो ये क्या है, वॉट इंटू आर, ये वॉट है। तो 86 इंटू 2 कितना हुआ, बोलिए। हाँ अभी करेंगे, पहले एक बार मैं सिंपल बता रहा हूं, कितना हुआ 172 वॉट आवर, ये हो गया। लेकिन ये आंसर आ गया मेरा कि भाई मेरी इलेक्ट्रिसिटी का कितना कंजप्शन हो रहा है, 172 वॉट आवर। ठीक है, अब लेकिन हम सब जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनकी जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, किलोवाट आवर के। इसका मतलब ये जो मेरी टर्म है इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट। ये वॉट में है, अगर मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको 1000 से डिवाइड कर सकता हूं। तो 1000 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 0.172 किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो गई ना। तो मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो कितना हो गया, 0.172। तो इसको आप फिजिकली समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी यूनिट कंज्यूम हुई, 1 यूनिट भी कंज्यूम नहीं हो रही है एक दिन में, सिर्फ कितनी 0.172, मतलब आधी यूनिट भी नहीं, आधी की भी आधी भी नहीं, उसकी भी से भी थोड़ी कम। तो 0.172 किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये तो बात आ गई। अब मैं दिन में कितने घंटे यूज हो रही थी, 2 घंटे, और इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट कितनी है, कितने रुपए में ले रहा हूं मैं, 8 रुपए में। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, मेरे को बताओ कितना आएगा, 1.376 किसकी, क्या हो गए, रुपए। ये रुपए है, ये वॉट आवर सब चला गया। मतलब क्या, मतलब समझ में आया कि एक दिन में कितना का कंजप्शन हो रहा है, 1 रुपए 3 पैसे 3.76 37, इस तरह से मान लो। तो 2 रुपए भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। ये इतना अगर 2 घंटे चल रही है, और 8 रुपए है ना अपने घर में यूनिट, 8 रुपए आती है नॉर्मली, जो भी लाइव है 9 भी नहीं है, 8 रुपए, 8 से 9 रुपए के बीच में है। तो एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहा है अपना ये रूम, 2 घंटे चल रहा है। तो अगर ये 30 दिन चलेगा फॉर 30 डेज, तो क्या कर दोगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक तरीके से कितना हो जाएगा, 30 50 के लमसम हो जाएगा। कितना है एग्जैक्टली, देख लो एक बार, देख लो एक बार, करो, मैथ सीख रहे हो आप दबादब। 41.28 इतना चलेगा, 0 मतलब 28 है ना। तो समझो 1 महीने का इन दोनों बल्ब का चलने का खर्चा कितना आ रहा है, मात्र 40 रुपए। ठीक है, तो
अब इतनी रोशनी भी दे रहे हैं, तो अब समझ में आया एलईडी का, एलईडी क्यों फायदेमंद है। इतनी रोशनी भी दे रही है और इतनी हाई वॉट यूज कर रहा हूं मैं। ऑल्दो आपके घर में तो इतनी ज्यादा भी हुई है, 50 वाट का यूज भी नहीं करते होंगे आप, तो 18 वाट की एलईडी यूज करते होंगे ट्यूबलाइट, अगर एलईडी है। और ये तो 36 वाट की बड़ी है भाई, रूम में तो आपको दिख रहा है घर से ज्यादा चांद यहाँ पे हुआ है ना रोशनी। तो कितना यूज हो रही है मात्र 41, तो कितना खर्चा है महीने का 41। तो आप घर का, अब ऐसे ही अगर आप अपने घर का भी निकाल सकते हो। तो उसमें कुछ एडिशनल भी चार्ज करते हैं क्या? हाँ देखो, मैंने ओवरऑल 8 रुपए मान लिए, सब कुछ एडिशनल लगा मिला के है ना, तो कितने हैं 8 रुपए है ना। वैसे तो कम होते हैं, ऐसा मतलब जब भी टैरिफ से बोलते हैं, टैरिफ या आपकी चीजें नहीं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, टैरिफ रेट बोलते हैं ना, कि जो आपकी जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है किस बेसिस पे आपको रुपए लेने हैं। तो क्या होता है कि एक बेसिस होता है कि अगर आपके घर में 100 वॉट से ज्यादा की किलो वॉट से ज्यादा की बिजली जा रही है तो आपके अलग चार्जेस, फिर उससे ऊपर जा रहे हो तो अलग चार्जेस, 500 तक आप यूज कर रहे हो तो जो जितना कम यूज करेगा उसका थोड़ा चार्जेस कम होते हैं। 500 से ऊपर चल जाओगे, एक तो होता है फिक्स चार्ज, वो तो आप यूज करो या ना करो, तो बोलते हैं ना कि ये तो फिक्स चार्ज है, आएगा ही आएगा, तो वो कितना होता है 250-300 रुपए के आसपास होता है। फिर उसके ऊपर आपके ये चार्जेस होते हैं भाई, 100 से ऊपर ज्यादा करी यूनिट तो कम, 500 से ऊपर तो ज्यादा चार्ज, 1000 से ऊपर तो और ज्यादा चार्ज। जो इंडस्ट्री वाले होते हैं, जो इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी सेटअप है, उनका तो बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब आप घर का बिजली का यूनिट निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूं आपका फैन 40 वाट का है, ये फैन 40 वाट का है, कितने घंटे चलेगा तो ये 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, बताओ मेरे को कितने घंटे चलेगा। मतलब इसको कितने घंटे चलाना, 1000 बनाना है इसको, तो 1000 से डिवाइड कर दो 40, तो कितना हो गया 50, मतलब 25 घंटे ये चलेगा, तो कितना यूनिट का कंजप्शन होगा, समझ में आई। अब कितना बड़ा आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा ले रहे हो, लेकिन कितना 12 घंटे, मतलब 25 घंटे चलने पे। हाँ, तो अब ऐसे ही अगर कोई, अब जैसे वो पुराने जमाने में 100 वाट का बल्ब आता था, 100 वाट का आता था ना बल्ब, अब वो कितने चलेगा, मात्र 10 घंटे, 10 घंटे में ही ले लेगा, और रोशनी भी इतनी ज्यादा नहीं होती। ये कितने घंटे चल रहे हैं भाई, ये 36 वाट की और इतनी ज्यादा इसकी इल्यूमिनेशन है, लाइटिंग इंटेंसिटी है, फिर भी बहुत कम लेगी। तो ये एग्जांपल चाहे तो आप नोट कर लीजिए, ये वाला। बाकी की चीज मत लिखना ना, वो लिख लेना। कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट निकालना किसी ने सिखाया है क्या आज तक? मतलब 10th में आपने वैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया होगा, सिखाया? लेकिन इस तरह नहीं सिखाया होगा, मैंने खुद इंजीनियरिंग में सीखा था लेकिन ये 10th का ही पार्ट है बस सिखाया नहीं था, पार्ट 10th का ही। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब सीखा था, लेकिन वो इस तरह से नहीं सीखा था, मतलब वो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे बस, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिर मैं घूम जाता था। तो इस तरह से पढ़ो कि हम क्वेश्चन को घुमा सकें। आप ना नोट्स के लिए ये वाली कॉपी मत यूज़ करना, लाइक इनकी है, इस तरह की कॉपी यूज़ करो, है ना, उससे हाँ उसका मैं फ़ायदा बताऊंगा। इसमें करो प्रॉपर, ये जो नोट्स हैं एक तरह बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, तो आप इनको यूज़ करोगे। इसमें जैसे मान लो एक तरीके से कल तो रफ कॉपी यूज़ की थी, उसके और इसके इसमें लिखना, और बाकी के जो आपके मिस हो रखे हैं वो मैं आपको वीडियोज़ दे दूंगा, वीडियो शूट होते हैं ना अपने रोज के, तो उससे आप रिवाइज भी कर लेना, है ना। और अपना कल टेस्ट है, ठीक है ना, तो रिवाइज भी हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का हाँ टेस्ट रख लेते हैं, क्लास नहीं है, क्लास नहीं है, कुछ टेस्ट है, सुबह रख लेंगे, अभी बता दूंगा मैं आपको ना। हो गया।
ये नोट्स आप बहुत अच्छे से संभाल के रखना, ये आपके अभी आप विश्वास नहीं करोगे लाइफ भर काम आएंगे। इवन जो लोग साइंस छोड़ भी देंगे या फिर साइंस में भी रहेंगे तो भी कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे लाइक कोई मैथ्स में चला जाता है बच्चा, है ना, मैथ्स पीसीएम ले ली तो उसकी बायो से कनेक्टिविटी छूट गई, तो ये बायो आपकी लाइफ भर काम आती है। अगर बच्चों को कॉमर्स में चला गया तो उसका साइंस वाला पार्ट छूट गया, लेकिन वो चीज़ तो वहाँ काम आती है ना, तो ये नोट्स आपके लाइफ भर काम आएंगे। लिटरली मेरे जो मैंने जो बनाए थे ना 10th में, मतलब मेरे पास फर्स्ट ईयर में जब तक था ना मैं इंजीनियरिंग के तब तक थे, फिर लेकिन क्या हुआ गलती से मैंने किसी को दे दिए पढ़ने के लिए, फिर उसने मिस कर दिए। मतलब जहाँ से भी आप अच्छे से नोट्स बनाते हो ना उसको आप हमेशा अच्छा से रखो। और वैसे तो कचरा बहुत होता है, वैसे तो अपन एक वो लास्ट में एक कॉपी होती थी उसी में आँख बंद करके लिखते रहते थे। स्कूल में जो लिखवाते हैं ना कई बार पढ़ते भी नहीं, अपन फालतू लिख लेते हैं। वो जहाँ के भी आप ढंग से एक जगह तो पढ़ते हो एटलीस्ट, तो जहाँ से पढ़ो उसको अच्छे से लिखो, ठीक है। अब देखो एक थोड़ी कमर्शियल यूनिट में से एक और यूनिट आती है, नोट करके लिख लो। एक आके आपने सुना होगा हॉर्स पावर, सुना है कहीं? कहाँ सुना है? गाड़ी में या फिर मोटर्स में। गाड़ी में क्या होती है अल्टीमेटली? मोटर्स होती है। तो जब भी मोटर्स यूज होती है तो वहां पे अपन उसको वॉट नहीं कहते हैं, है ना, उसको अपन वहां पे यूज करते हैं हॉर्स पावर। कितना? हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर या फिर आपने एक टर्म सुना होगा 1 HP की मोटर दे दो भैया। पानी की जो आपकी मोटर है घर में वो 1 हॉर्स पावर से लेके 5 हॉर्स पावर की आती है, जाके उस पर कल रेटिंग देख लेना। घर के पानी की जो मोटर है वो किस में आती है? आपकी हॉर्स पावर में। और एक हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है? 746। तो कई बार आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि 1 हॉर्स पावर की मोटर है तो आप एकदम से देखो ये हॉर्स पावर क्या है, कंफ्यूज ना हो तो इसको नोट में करके लिख लीजिए। फिर हम न्यूमेरिकल लिखते हैं। ये अपना फाइनली चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल है, वो करने के बाद फिर अपन दूसरे पे मूव करेंगे। हाँ बिल्कुल, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट है तो 2 में कितना हो जाएगा? 2 × 746। 3 में है तो 3 से, है ना। नहीं कितनी तभी 10 की उसकी रेटिंग भाई, छोटी साइज 1 हॉर्स पावर, बड़ी साइज 5 हॉर्स पावर, 10, 15, 20, है ना। आने में तो 1000 हॉर्स पावर भी आती है ना, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 watt when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum rate. When the heating is at minimum rate, full stop. The voltage is 220 volt. The voltage is 220 volt. Full stop. फिर लिखिए what are the current and the resistance in each case. रेजिस्टेंस इन ईच केस मतलब मैक्सिमम के वक्त और मिनिमम के वक्त। करिए इसे आप। 220 वोल्ट। स्टार्ट हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है ना। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है कि मैक्सिमम हीटिंग इतने पे है, मिनिमम हीटिंग है। क्वेश्चन एक बार मेरे को बोलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोलो। एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक आपके घर में प्रेस है, हाँ ठीक है, बोलिए। पहला केस की बात करें 480 वॉट पे क्या कर रहा है वो? 840 पे। चलो कोई नहीं, 840, हाँ 840 है। 840 वोल्ट पे क्या कर रहा है? आगे बोलो। कितना आया? 3.81 एम्पीयर।
3.81। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, चलो ठीक है, जितना कर लिया, अब इसको समझने की कोशिश करो। अपन को सॉल्व करना नहीं है, अपन को समझना है। एक प्रेस है 840 वॉट पे क्या कर रही है, वॉट दे रही है, आगे क्या लिखा है, मतलब जब वो सबसे ज्यादा गर्म हो रही है तब वो कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, 8। अब लाइव समझो, एक घर में अपने प्रेस होती है तो उसमें आपने देखा होगा एक नॉब होता है, एक कम करने का होता है, एक ज्यादा करने का। उसमें होता है लिखा है कॉटन, लिनन मींस जो मतलब मखमल टाइप के कपड़े होते हैं, उसमें वो थोड़ा कम गर्म करते, नहीं तो कपड़े जल जाएंगे। तो जब जैसा लाइक ये कॉटन है तो इसको हाईएस्ट हीटिंग चाहिए, तो मैं उसका क्या करता हूं, गुड्डू जान, उच्चा तो अब इधर देखो कि जो प्रेस है अपनी वो क्या कर रही है, उसके अंदर एक नॉब बनी हुई होती है मैक्सिमम और मिनिमम की, ठीक है। तो आपको भी पता है कि उस नॉब से क्या करते हैं अपन, जैसा कपड़ा वैसी हीटिंग। तो लाइक मैं बात करूं कॉटन में आपको क्या सबसे ज्यादा हीटिंग चाहिए, कम हीटिंग चाहिए, ज्यादा हीटिंग चाहिए। तो उस तरह से आप समझो कि हाँ ठीक है, इसमें प्रेस के अंदर एक दो प्रकार की हीटिंग होगी, एक तो सबसे हाई हीटिंग, एक मिनिमम, एक मॉडरेट भी हो सकती है। क्वेश्चन में अपन को दो हीटिंग दी। मैक्सिमम हीटिंग पे उसका वॉट कितना है, 840 वोल्ट। फिर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में जो वोल्टेज है वो कितना है, 220 वोल्ट। और ऐसे ही एक केस और दिया हुआ है आपको, कितना वॉट, 360 वॉट। कौन सी हीटिंग पे, मिनिमम हीटिंग पे। बात समझ में आई, मतलब क्वेश्चन को समझे आप, कैसे सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो क्या एक बेसिक सा लाइव एग्जांपल है अपने घर के, विजुअल देखते हो। अब मेरे को बात बताओ, और यहाँ पे भी वोल्टेज सेम ही दिया होगा ऑब्वियसली, भाई सप्लाई तो आपके घर में एक ही आएगी, ऐसा तो नहीं है कि जब मिनिमम थी तब चेंज हो गई, जब ज्यादा थी तो अलग हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब मेरे को पता है पावर दी गई है मुझे, वोल्टेज दी गई है और करंट पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन, फिर उसके बाद मेरे से रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। हम सब जानते हैं सबसे पहले पावर का फॉर्मूला का जो रिलेशन है, एक रिलेशन सबसे बेसिक रिलेशन वो है VI। आपको पावर दिया, वोल्टेज दिया, तो क्या आप करंट नहीं निकाल सकते, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, P/V। तो 840 वॉट बाय V करोगे दैट इज 220 वोल्ट, तो आपका जो सॉल्व करोगे इसका आंसर आ रहा है 3.82 या 81 एम्पेयर। यही आया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका निकल गया करंट। अब करंट निकल गया तो करंट से आपको रेजिस्टेंस निकालना, तो आप सब जानते हो बेसिक से ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है आपका, V इज इक्वल टू सिंपल IR, तो R का फॉर्मूला क्या हो गया, V/I। V क्या है 220 और I आपका निकला है 3.82। तो इसको सॉल्व करो, इसका आंसर अपना आ रहा है 57.59 ओम। तो इसी तरह आप सेकंड भी सॉल्व कर सकते हो इजीली। सेम होगा, सिमिलर। क्वेश्चन हार्ड था, बस थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज इस तरह से थी कि मैक्सिमम हीटिंग, मिनिमम हीटिंग। 360 वॉट की दे रखा है। अभी वो करेंगे ना, अभी तो एक केस हुआ है, दो केस है ना अभी तो एक, तो दूसरा सॉल्व करो, देखो मत मुझे दूसरा केस हो जाए तब आंसर बताना। हाँ, वेरी गुड। एंड रेजिस्टेंस वाज, ठीक है ठीक है, निकालिए कितना आया, ठीक है, वेरी गुड।
कई लोगों की छींक तो ये तो बहुत नॉर्मल है, कई ऐसे छांक मतलब स्कूल में क्या होता था ना कि एक दो होते थे नमूने, तो बड़ा स्कूल में वो एक लाइन लगते थे ना कतार, उसका बड़ा मज़ा आता था हमें। हमारे स्कूल में 3000 बच्चे हुआ करते थे केंद्रीय विद्यालय में, KV2 जयपुर आपने सुना होगा, आर्मी कैंट में जो है। तो हमारे सब स्कूल में फौजियों के बच्चे ही होते थे, सारे 6-6 फुट वाले। तो सही मतलब अच्छा फील था। योगा होती थी तो हमारे एक योगा टीचर हुआ करते थे, वो बड़े मतलब खुद ही लुल थे एकदम। हम सोचते ये हमको क्या सिखा रहे हैं, सर खुद पे अप्लाई नहीं करते। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी इसमें, इजी है वैसे ना। R निकालना क्या है, 220/1.63 कर दो बस। निकला किसी का R? वन 164.8 134 पॉइंट समथिंग आ रहा है। R का फॉर्मूला क्या है, 220/1 पॉइंट आ गया हाँ 133 तक आ रहा है ना। 133.8 हाँ बस। किसमें कैलकुलेशन का पार्ट तो देखो खुद ही करना पड़ेगा ना भाई। कैलकुलेशन का पार्ट तो आपको खुद ही, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से आएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं, वो तो प्रैक्टिस का पार्ट है। सिंपली जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या करना था, मिनिमम हीटिंग थी तो मिनिमम में पावर वही V = I, तो I क्या हो गया P/V 360/220। इसका आंसर आपका आ रहा था 1.64 एम्पियर। उसी तरह रेजिस्टेंस निकाल लेंगे V/I, तो ओम्स लॉ से 220/I 1.63, तो इसका आंसर आ रहा है 134 या 133 पॉइंट समथिंग ओम। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 400 watt operates 8 hour a day। एक दिन में कितना चलता है, 8 hour a day, full stop। what is the cost of energy to operate it for 8 days, operate it for 30 days at rupees 3.0 per kilowatt hour, at rupees 3.0 per kilowatt hour क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये तो मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया इस तरह का, फिर भी आप बताइए।
अब देखो क्या पूछा है आपसे कि एक रेफ्रिजरेटर है आपके घर में, सिंपल फ्रिज है ना, और वही सेम टू सेम जैसे अपन ने इसका निकाला था, कितने घंटे चल रहा है 8 आवर ए डे, और जो यूनिट जो बिजली की पर यूनिट पर किलोवाट आवर का मतलब है 1 यूनिट का कितना खर्चा है 3 रुपए। बहुत पुराने जमाने की बुक है नहीं तो तब 3 रुपए हुआ करता था, अब कितना आ गया 10 रुपए आ गया। समझ जाओ बुक कितनी पुरानी है ना। अब देखो कि आपको क्या निकालना है एनर्जी, तभी तो कॉस्ट निकलेगी। कॉस्ट एनर्जी से कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो कि अपना टोटल किलोवाट आवर कंजप्शन कितना है। तो एनर्जी क्या होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर क्या है 400 वॉट और टाइम कितना है 8, तो कितना होगा 8 4 जा 32 वॉट आवर। आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर में, तो आप किससे डिवाइड करोगे 1000 से, तो कितना आ गया 3.2 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब आपके घर में कितनी वॉट यूनिट का कंजप्शन हुआ 3.2 यूनिट का कंजप्शन हुआ, और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 3 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3 पहले तो 1 दिन की निकाल ले, तो 3.2 इंटू 3 तो कितना हो गया 3 2 जा 6 9.6 रुपए पर डे की। अगर मैं मंथ की बात करूं फॉर 30 डेज, तो फॉर 30 डेज क्या हो जाएगा 9.6 इंटू 30, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 288 रुपए। आपका 207 कैसे आया सर मैंने पैसे थे ना 3.06 ले लिए थे। किसको तो मनी थी ना मनी 3.0 3.2 है ना 3.2 किलोवाट था। हाँ। ये मेरा आ गया था, लेकिन मैंने इसको 3 किलोवाट ले लिया। क्यों मैंने गलत यहाँ पे ना ऊपर में डिवाइड मैंने 0.2 लिखा ही नहीं डायरेक्ट। जितना आ रहा है उतना देखो हमेशा ना, कि देखो आना अलग बात है और उसको मतलब करना एक अलग चीज है। आता सबको होता है, दो चीजें होती है पेपर में, हमेशा याद रखना कि हमेशा जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, अभी क्या होता है ना कि लाइक आपके जैसे आप शुरू से एक स्टैंडर्ड चला रहा है कि भाई जैसे आप 7th में जाते हैं, बोले अभी तो तूने ऐसे पढ़ाई कर ली, बोर्ड में ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे पढ़ाई करेगा तो। फिर आप 8th में आते हो, फिर वो कहते हैं कि 10th में तो बोर्ड है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे तभी जाके बोर्ड में अच्छा आएंगे। फिर 9th में आते हो, तो फिर 9th जैसे फिर आप 10th में आते हो तो फिर बोर्ड 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 एक, फिर जब जैसे ही मार्च अप्रैल जब आता है तो ऐसा लगता है, और फिर कुछ पढ़ा होता नहीं है। फिर जब पढ़ा नहीं होता तो फिर वो एग्जाम में बहुत हवा बन जाता है। सच बताऊं बोर्ड से रद्दी पेपर किसी का नहीं आता, सबसे रद्दी पेपर बोर्ड्स के आते हैं, सबसे महान इजी पेपर बोर्ड्स के आते हैं, है ना। आपका जो 9th का पेपर होगा ना बहुत हार्ड आता है ना। आपका जो स्कूल का प्री बोर्ड का पेपर होता है वो बहुत आसान आता है। प्री बोर्ड और बोर्ड का एक फायदा बताऊं, प्री बोर्ड में तो क्या होता है, दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक होते हैं ना जो बोले कि जी सर जी, मतलब होता है ना, मतलब तो टीचर क्या होता है कि उन्हीं को अच्छे नंबर देता है स्कूल में, है ना भाई। स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में हाँ अच्छा तूने ठीक है, तो क्या होता है ना कि टीचर उसी को अच्छे नंबर, भाई इसकी कॉपी आई, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, प्यारा है, मेरा कहना भी मानता है। और जो खुन्नस वाले बच्चे होते हैं उनको खराब। बोर्ड में बोर्ड वाले एग्जामिनर को क्या पता आप अच्छे हो खराब हो, जैसा आपने लिखा है वैसे नंबर मिलेंगे। कई बच्चों को मैंने ऐसे ऐसे देखे जो उनके स्कूल में प्री बोर्ड में एक से बढ़कर एक नंबर आ रहे, हम देख रहे यार हम तो गरीब लोग है ना, हमारे तो कुछ नंबर ही नहीं आ रहे। फिर जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया हमारे 84 उनके उस 70 पे आ गए भाई, तो वो चीज़ है। तो हमेशा बोर्ड का पेपर बहुत इजी आता है, बस वहां आपको प्रेशर नहीं रहता, जितना रिलैक्स माइंड हो रिलैक्स होके जाओ। अरे पढ़ लिया, पूरा साल मिला था, पढ़ लिया जितना पढ़ना था। कई बच्चे होते हैं एग्जाम के बाहरी पूरी बुक लेके पूरी वो एक मोटी से ले लेंगे, लाइक कोई RD शर्मा लेके बैठा है ना, कोई मान लो कोई एग्जाम आइडिया लेके, यार पूरा साल मिला था, पढ़ना था, जितना पढ़ लिया। अब बढ़िया गाने वाने सुनो, मस्ती से इधर देखो, दुनिया के तमाशे देखो, चेहरे देखो। उनके चेहरे देखने में बड़ा मजा आता था। दुनिया ये सोचती थी ये कुछ नहीं पढ़ के आया, पढ़ हमने भी रखा है, लेकिन हम चिल होके दे रहे हैं पेपर। तो उससे फायदा क्या होता है, ये चीज सिर्फ 10th तक अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको लाइफ भर अप्लाई कर रहा है ना। 12th में भी होगा, ये आपको सिर्फ एक मोड है। अभी तो लाइफ में बहुत कुछ चीजें आएंगी, बहुत प्रेशर आएंगे, है ना। ये तो एक छोटा सा पार्ट है ना, धीरे धीरे चलोगे, फिर देखोगे, जॉब करोगे, जो मतलब जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, अभी तो वहां पहुंचे भी नहीं हो, है ना, तो वहां पे अलग प्रेशर होंगे। तो हमेशा एक आदत सी बना लो कि लाइफ में काम हमेशा, मैं एक डायलॉग बोलता हूं कि लाइफ में कभी सीरियस मत हो, सिंसियर हो अपने काम के प्रति, कि मुझे ये काम करना है, इसमें सीरियस हो गए, सड़ियल सी शकल बना के क्यों करना, हंसी खुशी एक छोटी सी स्माइल से करना है। तो सीरियस नहीं, सिंसियर हो अपने काम के। भाई बोलते हैं ना, अरे सीरियस कब होगा तो अपने पढ़ाई नहीं होना, मुझे सीरियस, मुझे सिंसियर होना है कि भाई मुझे पढ़ना है, कि भाई मुझे दिन में 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, बस
और अपने मर्जी जो में मर्जी खेलो, है ना, बस फ़ोन मत चलाओ, क्योंकि फ़ोन के बहुत डिसएडवांटेज हैं, है ना। वो आपको सक करता है, आपकी एनर्जी को सक करता है। आप स्पोर्ट्स खेलते हो, वो आप एनर्जी को बूस्ट करते हैं, फ़ोन आपकी एनर्जी को सक करता है ना। तो जितना दूर हो इस फ़ोन से रहो और फिजिकल एक्टिविटी करो, कहने का मतलब है इस वर्चुअल वर्ल्ड में मत फंसो, ठीक है। तो समझ में आया। तो अब ये क्वेश्चन ईजी था होता, लेकिन अब वहाँ पे गलती क्या हो जाएगी, जैसे आपने गलतियों से, इंसान को हमेशा खुद की गलती से नहीं दूसरे की गलतियों से भी ऑब्जर्व करना चाहिए। वो समझदार है कि अच्छा उस बंदे ने ये गलती करी थी, मुझे ये नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि सारी गलती, भाई हाँ, एक डायलॉग कहते हैं ना कि गलतियां करो फिर सीखो। गलती करो, मैं ये नहीं कह रहा गलतियां होगी, लेकिन दूसरों की गलती से जो सीख ले उसको एक समझदार कहेंगे, है ना। खुद गलती करना एक अलग बात है, लेकिन दूसरों की से भी सीखो, चाहे वो एग्जाम हो चाहे फिलॉसफी हो, लाइफ की इस तरह चलती है, ठीक है। तो समझ में आया। अब अगला लिखिए, फॉर एन इलेक्ट्रिक हीटर, ऐसे लिखिए एन इलेक्ट्रिक हीटर, है ना, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 8 ohm draws 15 ampere from the service means for 2 hours. Service means for 2 hours, full stop. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. Calculate the rate at which heat is developed in the heater, question mark। करिए से। रेट एट विच हीट डेवलप, इसका मतलब क्या होता है कि भाई सच में हीट निकालनी है, पावर का मतलब। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जहां भी टर्म आता है रेट, इसका मतलब आगे किसी भी कंपोनेंट के साथ जब भी रेट आएगा, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, शायद आप 1-2 क्लास में नहीं होंगे। रेट का मीन्स होता है कि वो जो भी क्वांटिटी की बात हो रही है उसको बाय टी कर दो, ये तो मैथमेटिकल। और रेट का मतलब होता है कि मान लो मैं नीचे बैठा हूं तो मैं साइकिल ऐसे उठ रहा हूं, तो मेरी एक रेट है, मतलब एक स्पीड है, एक टाइम में, एक मैं ऐसे उठ रहा हूं, किसमें रेट ज्यादा है, सेकंड वाले में। तो रेट का मतलब क्या है, टाइम के साथ उसका रिलेशन है। तो कोई भी कंपोनेंट अगर रेट आ जाता है तो उसको बाय टी कर दो, तो वो रेट आ गई। हाँ ठीक है ना, बाय टी। जैसे आप करंट को क्या कहते थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट आ गया, तो रेट का मतलब नीचे टाइम था, Q बाई टी इज इक्वल टू करंट। आ गया, कितना है 36,000 रेट 36,000। अच्छा हीट आया, मैंने क्या पूछा है, पढ़ो एक बार। द रेट एट विच हीट इज, क्या आया, हाँ 4400 जूल, नहीं 110 वॉट। मैं पूछ के आ रहा हूं, आप वॉट निकाला आपने, 110 अच्छा 1100, हाँ। नहीं नहीं 1800, गुड, सही है। 56.2 नहीं, अब देखो इनका सही है। गिवन क्या है कि एक हीटर है,
8 ओम का, है ना, और उसके वो कितना करंट कंज्यूम कर रहा है 15 एम्पियर का, कितने देर चल रहा है 2 आवर। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, रेट को अलग करो, रेट तो मतलब रेट का मतलब होता है बाय टी कर दो उस कंपोनेंट। अपन से पूछा जा रहा है हीट डेवलप्ड, क्या पूछा जा रहा है हीट डेवलप्ड। हीट का जो आपको जूल्स लॉ कहता है, क्या कहता है I स्क्वायर आर टी। अपन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेट, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपसे आस्क किया जा रहा है h बाई टी एक तरीके से, तो मैं क्या लिख सकता हूं I स्क्वायर आर बाय टी बाय टी। टी से टी कैंसिल, तो निकालना क्या है आपको I स्क्वायर आर। अगर आप टी के साथ डायरेक्ट निकाल भी लेते, आप हीट निकाल देते और फिर टाइम से डिवाइड करते, तो भाई जो टाइम का कंपोनेंट है 2r, तो भी आंसर वही आता, लेकिन डायरेक्ट क्या हो गया I स्क्वायर आर। और अब ध्यान से देखो I स्क्वायर आर मतलब इन्होंने पूछा क्या था हकीकत में, पावर पूछी थी, समझ में आई बात। तो I स्क्वायर आर मतलब पावर ही तो होती है, तो इसकी यूनिट तो वॉट ही आएगी। अब I कितना है 15 बाय 15 2 2 5 इंटू 8, तो कितना आ गया 1800 वॉट, या फिर मैं ये कह सकता हूं जूल पर सेकंड, क्योंकि इसकी जूल यूनिट है और इसकी सेकंड यूनिट है। समझ में आई कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देखो पहले, है ना। एनसीईआरटी देना एक बार। चलो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी करते हैं। लिखो, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट is connected in series. A battery of 9 volt is connected in series with resistors 0.2 ohm, 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm, ठीक है, रेस्पेक्टिवली 12 नहीं 12 ohm रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ohm रजिस्टर, ठीक है, इसको करिए। देखना 3/4 आ गया। अभी मेरे को भी आंसर नहीं पता है, देखना पड़ेगा, लेकिन आई होप आपका आया। क्यों करो, मिस खुद करो, जब तक खुद नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगी कोई भी चीज़। क्या आ रहा है, ठीक है, लेट्स सी कितने रजिस्टर है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। एक बैटरी है और किस में कनेक्टेड है सारे, सीरीज में। पहला क्या है 0.2 ओम, 0.3, 0.5 एंड 12 ओम। और बैटरी कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम के थ्रू आपसे क्या पूछा जा रहा है, करंट।
अब जो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा ना कॉन्सेप्ट में, वो देखेगा मेरे को इस 12 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है ना, तो कैसे होगा, इतने सारे रजिस्टर हैं। लेकिन जिसे पता होगा कि भाई ये सीरीज कनेक्शन है, उसमें चाहे 0.5 के अक्रॉस पूछूं, चाहे 0.4 के अक्रॉस पूछूं, चाहे इधर पूछूं, चाहे इधर पूछूं, कहीं भी पूछूं, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो करंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, कोई भी बड़े से बड़ा सर्किट हो उसको आप एक छोटे सर्किट दैट इज दिस सर्किट में कन्वर्ट कर लो। ये तो आपको पता है 9 वोल्ट दिया हुआ ही है, और आपको निकालना है टोटल, मतलब RT या R इक्विवेलेंट निकालना है। ये सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज में डायरेक्ट क्या होते हैं, सारे ऐड, तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 0.5 एंड 12, ये हो गया 5 5 5 1, तो 1.4 सही है, 12 तो कितना हो गया 13.4 ओम। आपको निकालना है इस सर्किट के अक्रॉस करंट एक तरीके से, क्योंकि 12 पूछा या किसी के भी थ्रू पूछो करंट सेम ही रहेगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, V बाई R। तो V क्या है आपका 9/13 पॉइंट, तो कितना आंसर आ रहा है 3.4 आ रहा है। हमने ऐसे नहीं किया क्योंकि सिर्फ रजिस्टर 12 ओम का पूछा है तो हमने हाँ बस 12 ओम ले लिया। आपने गलती कर दी। सिर्फ उसने ये पूछा ना हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू 12 ओम। हाँ, वही तो आपने गलती कर दी कि आपसे इसमें बोला गया था कि 12 ओम के, जिसने ये फॉर्मूला रट्टा मार रखा है ना सिंपली, वो यहाँ फंसेगा। अब आप भी फंस गए उस जाल में। यही मतलब ये क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं लिया कि ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अब क्या है, यही सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर ये पैरेलल कनेक्शन होता तब आप ये कर सकते। आप तो जानते हो कि भाई सीरीज, देखो सबसे पहले सर्किट बना लिया, फिर देखो कि 12 ओम की कॉन्सेप्ट लगाओ। अब आप अगर ये करोगे, क्या करोगे, I इज इक्वल टू V, तो आपका 9 है और सिर्फ 12 के अक्रॉस लोगे, तो मेरे को बताओ इसका मतलब आपने इन सभी रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया। कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा। सीरीज के अंदर तो भाई सारे सम होंगे और R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और जो R इक्विवेलेंट निकलेगा, जब ये सर्किट सिंपल बन जाएगा, ये करंट यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो यहाँ हो, सब जगह सेम ही रहेगा। तो आपको R इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो गलती हुई, तब इससे सीख लिया कि ये गलती नहीं करनी है ना। क्या कि अगर उसके अक्रॉस पूछा है ये कौन सा पाथ है, सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 12 नहीं ले सकते। क्या लेना पड़ेगा आपको, R इक्विवेलेंट। इसमें कन्वर्ट कर लिया तो R इक्विवेलेंट कितना था, तो 9/13.4 जितना भी है उतना वो आ गया आपका आंसर। तो आप अगर सम करके लिए और सिंपल 12 ओम ले, ताकि जब हम 12 ओम तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा। कहाँ आंसर सेम आएगा, बिल्कुल अलग आएगा भाई। आप आंसर करंट निकालना चाह रहे हो 9/12 करके, तो कितना हो गया 3/4, तो ये आंसर तो गलत है 0.75 ना, ये आंसर तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही गलत है भाई। ये जो रेजिस्टेंस है ये एक तरीके से किसी ना किसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, और सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, पूरे सर्किट के अक्रॉस करंट सेम होता है। तो सर आप लोग निकालो सर 12 ओम के पास में। देखो 12 ओम की, देखो अगर मैं, आपने जो कह रहे हो कि अगर मेरे को सिर्फ 12 ओम के अक्रॉस निकालना है, तो अगर मैं सिर्फ 12 ओम के अक्रॉस लूंगा, तो मतलब सिर्फ अगर मैं नीचे रेजिस्टेंस कितना 12 लिखूंगा, तो इसका कहने का मतलब यह है कि आपने इन सबको इग्नोर कर दिया। मतलब आपने इनको कंसीडरेशन में नहीं लिया कि भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। आपने कह दिया 12, तो इसका मतलब आप सिर्फ 12 पूरे सर्किट का 12 मान रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि भाई सर्किट के अंदर सिर्फ 12 नहीं है, और भी 4 एक्स्ट्रा रेजिस्टर लगे हुए हैं। अपन सिर्फ 12 ओम के आसपास का वोल्टेज निकालना। हाँ, अब देखो सुनो मेरी बात, अब देखो कॉन्सेप्ट मैं अभी चलूंगा, पहले आप इतना करो, है ना। अभी इस क्वेश्चन में मैं 5 क्वेश्चन बनाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप, ये एक क्वेश्चन नहीं है अपना, इतना हो गया। अभी सारी इसकी पॉसिबिलिटी है ना, वो सब एक्सप्लोर कर देंगे अपन, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है ना। ये हो गया। अपन का जो पढ़ने का तरीका है वो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें सारे 4 क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई और कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखते जाओ आप। अब देखो, अब आपने करंट निकाल लिया, इस सर्किट को कन्वर्ट किया था आपने किसमें,
एक सिंपल सर्किट में हमेशा सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। V बाई आर, ये है 9 वोल्ट और आपने R भी निकाल लिया कितना है 9 बाई 13.4, यही है। और ये तो आपका करंट है ना, ये R है 13.4 और ये I निकाल लिया आपने 9 बाई 13.4 एम्पीयर, ये निकला है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कहता, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता कि बताओ बच्चों कि ये जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है इसकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। तो अब आप जानते हो कि सीरीज कनेक्शन के अंदर वोल्टेज अलग अलग होता है लेकिन करंट ओवरऑल सर्किट सेम होता है। तो करंट में अगर कहीं भी पूछता तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर 12 ओम के अक्रॉस उसने पूछा तो अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस पूछा तो अलग आएगा, इसके अक्रॉस पूछा तो अलग आएगा, इसके अक्रॉस अलग, इसके अक्रॉस अलग। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक तरीके से वोल्टेज, तो वोल्टेज का ओम्स लॉ के थ्रू फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर। यहां पे I कितना है 9 बाई 13.4 इंटू 12, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। तो इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.5 ओम भी निकाल सकते थे, वही 9 बाई 13.4 इंटू 0.5। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.4 भी निकाल सकते थे। अब आप जिसका मर्जी उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये समझ में आई चीज। ठीक है, अब इधर देखो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो जैसा इसने पूछा वो पैटर्न था, दूसरा एक मैंने बताया था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अब पूछा जाए पावर निकालना। अगर पूछे कि 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर डेसिपिएट हो रही है तो क्या आप बता सकते हो? पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V। देखो सबसे आसान तरीका ना, एक तो V इंटू आई है ना। तो आपने अगर मान लो डायरेक्ट पावर पूछा होता, अभी तो चलो अपन ने I V निकाल लिया, I अपन को पता है तो आप V इंटू आई कर रहे हो, लेकिन जब बात आती है रजिस्टर की तो सबसे इजी फॉर्मूला कौन सा होता है, आपको करंट पता होता है I स्क्वायर R। ठीक है, T नहीं, एनर्जी है ना, तो I स्क्वायर, यहाँ पे करंट कितना है 9 बाई 13.4 का होल स्क्वायर इंटू R। तो अब समझ में आई, मतलब पावर भी इसके अक्रॉस अलग, इसके अक्रॉस अलग, इसके अक्रॉस अलग, इसके अक्रॉस अलग, इसके अक्रॉस, लेकिन करंट सभी के अक्रॉस कॉमन। ये प्रॉपर्टी है आपके सीरीज कनेक्शन की। पावर सेम रहती है। देखो पावर कॉन्सेप्ट ही अलग है। पावर तो क्या होता है, किसी एलिमेंट के अक्रॉस ड्रॉप होता है कि वो कितना कंज्यूम कर रहा है। वो सीरीज पैरेलल में अपन उसको डिफाइन करते नहीं, वो क्राइटेरिया नहीं है सीरीज का। क्राइटेरिया सीरीज और पैरेलल को डिफाइन करने का है वोल्टेज और करंट, कि भाई पैरेलल में आपका वोल्टेज कॉमन रहता है और करंट डिफरेंट होता है, और सीरीज के अंदर आपका क्या कॉमन होता है, करंट। तो समझे? और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। अब मैं चाहूं तो पावर अक्रॉस 0.5 ओम भी पूछ सकता हूं, निकाल सकते हो ना, तो समझ गए। तो इतना लिख लीजिए आप कि एक प्रकार के क्वेश्चन और बन सकता है। वो वाली बात समझ में है कि आपने बोला कि 12 ओम रेजिस्टर के अपन फैक्टर है, तो अपन इस सब पे इंक्लूड करेंगे, वो वाली बात मैं समझाता हूं। लिखो, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर in each of the following circuits, in each of the following circuits। फर्स्ट है a 6 volt battery with a 6 volt battery in series with a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors, 6 वोल्ट बैटरी है series with 1 ohm and 2 ohm resistors। ठीक है। सेकंड है a 4 volt battery in parallel with a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors। करिए ने parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors।
अब देखो क्या निकालना है अपन को, पावर कंपेयर करनी है कि भाई दोनों में पावर कितनी आ रही है, 2 ओम। एक में 6 वोल्ट बैटरी दी हुई है इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम, एक में दी हुई है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 2 रेजिस्टर्स 12 ओम एंड 2 ओम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं पहले केस की, ठीक है, पहले केस में मेरे को देखो ये क्या है, सीरीज कनेक्शन। आपसे पूछी जा रही है पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। तो आप मेरे को बात बताओ, दो फॉर्मूले हैं पावर के, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, V इंटू आई है, एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर है और एक फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर है। अब देखो हमेशा इजी बात को फॉलो करो, दिमाग को सोचो कि देखो अभी मेरे पास वोल्टेज है, यहाँ पे मेरे पास करंट नहीं है ना, तो एक तो तरीका मैं वोल्टेज दिया हुआ है करंट निकाल लूँ, सर्किट क्या करूँ तो VI कर दूंगा, है ना। लेकिन अब ये सोचो कि इसके अंदर वोल्टेज यहाँ वाला निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस अलग होता है, इसको नहीं ले पाओगे आप, है ना। ये तो हो गया सीरीज। अभी वैसे पैरेलल में बात करेंगे। फिर देखो एक फॉर्मूला है कहता है आई स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर में मतलब करंट, इसमें तो सारा ही सेम है, और एक फॉर्मूला कहता है V स्क्वायर बाई आर, मतलब आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, देन तो पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फिर तो सबसे इजी तरीका कौन सा कह रहा है, मेरे हिसाब से यही कह रहा है कि भाई आपको क्या निकालना है, सिर्फ करंट निकालना है और R से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो अपन सीरीज कनेक्शन के लिए क्यों इसको यूज कर रहे हैं अभी, इजी भी कर तो आप किसी से भी कर सकते हो, इजी के लिए सीरीज कनेक्शन है तो आई क्या है, सेम है। तो अगर कोई पूछे पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर क्या होगा, आई स्क्वायर बाई आर, तो आई निकालना है आपको, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाई आर। अब आर कौन सा आएगा, टोटल या सिर्फ 2, टोटल, ठीक है, ये चीज याद है ना, हाँ अभी यही चीज समझाई थी। तो 6 बाई आर, आर क्या है, दोनों को ऐड कर लो, 1 + 3 1 + 2 3, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। अब यहां पे पुट कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर बाई आर, आर कितना है 2, तो 4 2 जा 8 वॉट, पहला आ गया, सही है। अब सेकंड में देखिए कि सेकंड के केस के अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि यहां पे कनेक्शन अब आइडेंटिफाई करो कौन सा है, पैरेलल। 3 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला VI, आपको V जो कि पैरेलल में क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, लेकिन करंट डिफरेंट होता रहता है। तो अगर आप करंट निकालोगे, इसके अक्रॉस निकालोगे, फिर इसके अक्रॉस निकालोगे और फिर भाई मल्टीप्लाई करोगे, तो एक तरीका ये है। फिर देखो ये अगेन करंट निकालना पड़ेगा अलग अलग के लिए, एक तरीका ये है। फिर एक फॉर्मूला कहता है V स्क्वायर बाई आर, मतलब वोल्टेज तो दोनों में सेम ही है, बस R से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे इजी कौन सा लग रहा है, दिस वन, है ना। तो पावर अक्रॉस 2 ओम क्या होगा, V स्क्वायर बाई आर, V कितना है 4, और रजिस्टर इसके अक्रॉस पूछ रहा है तो 2 ओम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 × 4 बाई 2 2 8, इजी वन। अब आपने क्या गलती की वो एनालाइज करो, सबसे पहले आपकी गलती बताओ। P = VI लगाया, P = VI, ठीक है, गलती करी, देखा आपने क्या गलती, आपका कौन सा 8 आया था, सेकंड आपने शायद ये यूज किया होगा। फिर P = VI किया, तो आपने पहले आई निकाल लिया था इसके अंदर, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया। और सेकंड में, फर्स्ट में क्या गलती थी, लेकिन आई सही नहीं निकला, वो V आपने ये ले लिया कॉमन, क्योंकि V सीरीज में अलग अलग आएगा, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इस तरह से है चीजें। तो ये जो अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, अपन ने काफी सारे न्यूमेरिकल भी करे हैं इवन, है ना, और समझ में आया होगा आई होप आपको, ठीक है।